ओके, सो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बैंकिंग। और ये क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इसमें हम पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं और इस पूरे चैप्टर की जो आउटलाइन है वो कैसी है, सबसे पहले उसको समझ लो। हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, मनी क्रिएशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे मार्केट में मनी क्रिएट होती है। मनी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, मनी सिस्टम क्या है, तो उसमें मनी क्रिएट कैसे होती है हमने वहाँ पे जब मनी चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये देखा कि अ, जब से मनी सिस्टम आया है तभी से इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ी है जो मनी की वैल्यू को स्टोर कर सकेंगे और डेफर्ड पेमेंट के लिए जो लोन दे सकेंगे। और उसमें हमने पढ़ा था कि बैंक्स आते हैं, राइट। सो क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन मतलब उधारी वाला सिस्टम, और मनी क्रिएशन, ये दोनों प्रोसेस कैसे काम करते हैं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम इनको देखने वाले हैं। सबसे पहले इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, ये पर्पस है कमर्शियल बैंक्स का, इसीलिए नाम दिया गया कमर्शियल बैंक्स। ये देखते हुए कि उनका इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। बैंकिंग एक्टिविटीज में जो मेजर एक्टिविटी हैं वो तीन हैं। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलें तो बेसिक्स में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में ही समझाया कि हाउस होल्ड जो सेक्टर है बेसिकली वो सेविंग करता है और वो सेविंग करके उस पैसे को बैंक्स में डिपॉजिट करता है। बैंक से प्रोड्यूसर सेक्टर आके वो पैसा लेके जाता है। इस तरीके से हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर तक पैसा पहुंचता है। सो तीन फंक्शंस हैं जो बैंक के होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन ग्रांट करना, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यू कैन से इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं बैंक्स, है ना। लोन के अलावा अदरवाइज मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भी इंस्टीट्यूशन जो भी इंस्टीट्यूशन ये तीन एक्टिविटी कर रहा है विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये एक्टिविटीज करने वाली इंस्टीट्यूशन को ही बैंक कहा जाएगा, राइट। ये तीन फंक्शंस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो फिर वो बैंक नहीं है, उसका कोई और नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे मनप्पुरम गोल्ड लोन या मुथूट फाइनेंस, ये लोग बैंक्स नहीं है। ये लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें से एक भी फंक्शन मिस नहीं होना चाहिए, तीनों फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, है ना। इन्वेस्टमेंट्स वाला फंक्शन जो है वो चलो एक, यू कैन से लोन देना भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, तो दैट इज ओके, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई तुम्हें। इसकी ज़रा थोड़ी सी और इसकी प्रोसेस समझ लो, है ना, कि बैंक्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो हाउस होल्ड से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो भी सेविंग करता है हाउस होल्ड उसे जमा करता है बैंक में। इसी को बोला जाता है कि बैंक्स आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हाउस होल्ड से। और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पेबल बाय बैंक होता है, मतलब कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट किसको मिलेगा, हाउस होल्ड को मिलेगा। और इस इंटरेस्ट रेट को बोरोइंग रेट बोला जाता है। इसका जस्ट अपोजिट पढ़ो, बैंक्स और प्रोड्यूसर के बीच में रिलेशन कैसा है। प्रोड्यूसर बैंक से प्रोड्यूसर जो है वो बैंक से पैसे लेके जाता है, राइट। तो प्रोड्यूसर जो है बैंक से
उधार लेने आता है, लोन लेने आता है। तो बैंक जो है वो लेंडिंग करते हैं प्रोड्यूसर्स को, और यहाँ पे ऑब्वियसली इंटरेस्ट कौन रिसीव करेगा? बैंक्स रिसीव करेंगे। और यहाँ पे जो रेट लगेगा उसे हम बोलते हैं लेंडिंग रेट। तो ये बोरोइंग रेट हमेशा समझो डिपॉजिट्स के ऊपर अप्लाई होता है, और बैंक्स ने जो पैसा एक्सेप्ट किया है हाउस होल्ड से, बैंक्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट देना है। इसीलिए क्योंकि बैंक्स बोरो कर रहे हैं, इसीलिए ये रेट बोरोइंग रेट है। तो बैंक के एंगल से तय हो रहा है नाम। ठीक है, नहीं तो कल को तुम्हें ये लगे कि प्रोड्यूसर ने भी तो बैंक से बोरो किया है तो यहां हम बोरोइंग रेट बोल दें। प्रोड्यूसर के एंगल से नहीं बोलना है, उस एंगल से नहीं सोचना है, बैंक्स के एंगल से सोचना है। पैसा बैंक्स ने लिया है, मतलब पैसा बैंक्स ने बोरो किया है, वहां लगेगा बोरोइंग रेट। और जहां पैसा बैंक्स ने लैंड किया है वहां लगेगा लैंडिंग रेट। तो लैंडिंग रेट वो वाला रेट है जिसपे बैंक्स अर्निंग करते हैं प्रोड्यूसर्स से, और बोरोइंग रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे बैंक्स का एक्सपेंस होता है और वो हाउस होल्ड्स को पैसा पे करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली बैंक्स जो बोरोइंग कर रहा है वो 4% पे कर रहा है, और लैंडिंग जो है वो 10% पे कर रहा है। तो जो ये 6% का मार्जिन है, बेसिकली यही तो वो मार्जिन है या वो एलिमेंट है जिसपे वो प्रॉफिट कमाता है। तो ये जो 6% मार्जिन है, यही उसके लिए प्रॉफिट है, इसी में से फिर वो अपने एक्सपेंस वगैरह करता है। तो कमर्शियल बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक जो इस इंटेंशन से काम कर रहा है कि उसे प्रॉफिट कमाना है। और ऐसा बैंक बोल रहा हूं मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और बैंकिंग फंक्शंस मतलब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लोन दे रहा है, बोरोइंग कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आई। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जब हम बात करते हैं फंक्शंस, अभी आपने बताया सर कि, मैं एक बार और ये बात क्लियर कर दूं। देखो, जो इंस्टीट्यूशन ये तीन फंक्शन परफॉर्म करेगा वो बैंक कहलाएगा, वो कमर्शियल बैंक कहलाएगा अगर उसका इंटेंशन प्रॉफिट हो गया तो फंक्शन के बेस पे आप बैंक बोल रहे हो, और प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन की वजह से आप उसे कमर्शियल बैंक बोल रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है इसलिए बैंक बोल रहे हो। कौन से तीन फंक्शन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। इसकी वजह से तो आपने नाम दिया उस इंस्टीट्यूशन को बैंक। फिर ये फर्दर आइडेंटिफाई किया कि बैंक जो है वो कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल। कमर्शियल इसलिए आइडेंटिफाई हुआ क्योंकि ये तीनों फंक्शन करने का इंटेंशन है प्रॉफिट अर्न करना, तो फिर कमर्शियल। और प्रॉफिट अर्न करना इंटेंशन नहीं है तो नॉन कमर्शियल बैंक। कभी भी आगे जाके ये कंफ्यूजन मत लेना अपने दिमाग में कि गवर्नमेंट बैंक तो कमर्शियल बैंक नहीं होते। नहीं, अगर एसबीआई का इंटेंशन है कि बैंकिंग फंक्शंस वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कमा रहा है, बैंकिंग फंक्शंस वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है, तो फिर कमर्शियल बैंक हुआ। तो गवर्नमेंट बैंक कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट टर्म से मत कंफ्यूज हो जाना कि यार गवर्नमेंट बैंक तो कमर्शियल नहीं होता होगा। उन्होंने डेफिनेशन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट पे नहीं बनाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि बैंक का में कंट्रोल किसका है, बैंक पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो फिर वो कमर्शियल बैंक है या नॉन कमर्शियल बैंक है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। राइट? तो कोई पर्टिकुलर बैंक कमर्शियल बैंक है या नॉन कमर्शियल बैंक है, ये चीज डिसाइड करने के लिए हम किस फैक्टर पे ध्यान देंगे? क्या वो बैंक अपने फंक्शंस प्रॉफिट के लिए कर रहा है, उस पर कंट्रोल किसका है। इससे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल टर्म नहीं बनी है, ये बात अच्छे से समझ लो। अब हम फंक्शंस पे जा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? कुछ होते हैं प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मतलब यू कैन से दे आर एसेंशियल फंक्शंस, दे आर बेसिक फंक्शंस। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो एक्चुअली में बैंक ही नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शंस हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स, एडवांसिंग लोन्स भी बोल सकते हो। तो दो प्राइमरी फंक्शंस है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, पैसे लेना पैसे देना। क्या बोल के पैसे लेना? डिपॉजिट बोल के। अब अगर डिपॉजिट बोल के पैसे लोगे तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और लोन बोल के पैसे दे रहे हो एज अ बैंक, वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा।
डिपॉजिट के नाम पे आप तीन तरह के डिपॉजिट ले सकते हो। एक होते हैं सेविंग, एक होते हैं करंट, एक होते हैं फिक्स टाइम या टर्म डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट एक, या टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक ही बात होती है। टर्म का मतलब भी पीरियड होता है, टाइम का मतलब भी आप पीरियड में बात कर रहे हो, 5 साल के लिए डिपॉजिट लिया है, 3 साल के लिए डिपॉजिट लिया है। फिक्स डिपॉजिट भी उसी तरह की बात होती है जिसमें आप बार बार अपने पैसे निकाल नहीं सकते, आपने जिस पीरियड के लिए पैसा दे दिया फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों सिनोनिम जैसे यूज करो। तो सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट में अंतर क्या है? सेविंग डिपॉजिट जो है वो हैबिट ऑफ सेविंग को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या इंटेंशन होता है? हैबिट ऑफ सेविंग, आय किसमें? हाउस होल्ड में, ये इंटेंशन होता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं ऑन विड्रॉल। रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल मतलब विड्रॉल करने से मना नहीं कर रहे हैं, पर रिस्ट्रिक्शन है। मैक्सिमम एक दिन में आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम, और किस मोड से कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे एटीएम से विड्रॉल की लिमिट है, चेक से विड्रॉल की लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉल की लिमिट है। करंट डिपॉजिट जो होता है वो बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है। यहां इंटेंशन था हैबिट ऑफ सेविंग बढ़ाना, ठीक है, यहां इंटेंशन है सपोर्ट बिजनेस एक्टिविटी। यहां पे नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल। यहां पे ना तो डिपॉजिट पे कोई लिमिट है ना विड्रॉल पे लिमिट है। आप जितना चाहे पैसा रोज जमा करो बैंक में और जितना चाहे उसमें से निकाल लो, जितना चाहे उतनी निकाल लो, जितनी बार चाहो उतनी बार पैसे निकालो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस को बार बार पैसे लेने और देने पड़ते हैं ट्रांजेक्शन्स में, देयरफॉर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते और यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता। उल्टा बैंक आपसे चार्जेस लेती है। ठीक है, तो इस इंटेंशन से जो डिपॉजिट लिए जाते हैं वो करंट डिपॉजिट होते हैं। वो बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है, यहाँ पे नहीं दे रही है, और यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत हाई देगी, हाई इंटरेस्ट रेट। क्यों दे पाती है यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट? क्योंकि आपने 5 साल के लिए बैंक को पैसे दे दिए, आप 5 साल आप पैसे लेने नहीं जाने वाले हो। बैंक उसको अपने हिसाब से आराम से यूज कर पाएगी। लोन देने के लिए सबसे सिक्योर्ड पैसा बैंक के पास यही वाला है जो उसने हाउस होल्ड से फिक्स डिपॉजिट के नाम पे ले लिया है। लेकिन अगर उसने करंट डिपॉजिट के नाम पे पैसा लिया है तो ये पैसा तो वो हम एज अ बैंक इंस्टीट्यूशन ने अलाउ कर रखा है कि भाई आप जितनी बार चाहे उतनी बार निकालो और जितना चाहे उतना निकालो। तो इस पैसे को हम एज अ बैंक किसी और को कैसे लैंड कर पाएंगे? इसी वजह से इस पैसे पे अर्निंग होना संभव नहीं है। जब अर्निंग होना संभव नहीं है तो हम इंटरेस्ट कैसे देंगे? उल्टा चार्जेस लेते हैं, बैंक चार्जेस बोल के, करंट अकाउंट ओपन करने के। सेविंग डिपॉजिट, दैट इज वेरी इजी। ये तो हम हमारे पेरेंट्स का जो जनरली हाउस एज अ हाउस होल्ड जो अकाउंट ओपन है बैंक में, तुम भी बड़े होगे तो जो अकाउंट ओपन कराओगे वो सेविंग डिपॉजिट होगा। करंट डिपॉजिट की जरूरत सिर्फ तब है जब आप बिजनेस करते हो, और एफडी तो तब जब आप रिवॉर्ड कमाना चाहते हो। आपका मेन इंटेंशन है टू अर्न, या इंटेंशन है टू अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। यहां पे था, मेन इंटेंशन था सेविंग, यहां पे इंटेंशन है इंटरेस्ट अर्न करना। तो पैसा आपको फिक्स टाइम के लिए बैंक को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी पैसा निकाल लूंगा। फिर वो सेविंग हो रही है आपकी, कि आप जब चाहे तब डिपॉजिट करते हो, जब चाहे तब निकाल लेते हो विद रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कि डेली की लिमिट्स है, आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टाइम्स पैसे निकाल पाओगे और कितना अमाउंट विड्रॉ कर पाओगे, राइट? सो अगेन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस में दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस है जो बेसिक फंक्शंस है, जिनके बिना हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंक है ना। तो ये वो बेसिक फंक्शंस है जिनके बिना इंस्टीट्यूशन बैंक है ऐसा हम कह ही नहीं सकते। तो प्राइमरी फंक्शंस में दो फंक्शंस होते हैं, उसमें से एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा होता है लोन देना, मतलब एडवांसिंग लोन्स।
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में तीन तरह के डिपॉजिट्स हैं जो बैंक लेती है, या तो सेविंग के नाम से, या करंट डिपॉजिट्स लेगी करंट अकाउंट ओपन करके, या फिक्स डिपॉजिट्स लेगी फिक्स अकाउंट ओपन करके। तो कस्टमर के साथ जो अकाउंट नाम ओपन हो रहा है वो फिक्स अकाउंट हो जाएगा, और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रहा है वो फिक्स डिपॉजिट कहलाएगा। एज सिंपल एज दैट। तीनों के इंटेंशन अलग है, कस्टमर के एंगल से या बैंक के एंगल से, और उस हिसाब से डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट रेट लगेगा नहीं लगेगा, हाई लगेगा लो लगेगा, बैंक चार्जेस लगेंगे, वगैरह वगैरह। राइट। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस। अब ये जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं ये है लोन देने से, सॉरी सेकेंडरी पे आ गया मैं। प्राइमरी फंक्शंस में अभी दूसरा पार्ट बाकी है, एडवांसिंग लोन्स। सो एडवांसिंग लोन्स क्या, किस तरह के लोन्स होते हैं जो बैंक्स देती है। ठीक है, इसको थोड़ा पॉज लेके पढ़ना, एक बार वापस पीछे जाके डिपॉजिट्स को अच्छे से सेटल कर लो ताकि ये टर्म यहीं याद हो जाए, है ना, फिर एडवांसिंग लोन सुनो। राइट। देखो, बैंक जो है वो लोन दे रही है, अगर लोन दे रही है तो उसे ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन लोन भी किस रीजन से दिया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ये नाम रखे गए हैं। मतलब वही बात है, पर्पस क्या है लोन देने का। अगर आपका पर्पस ये है कि आप पर्सनल नेचर का लोन दे रहे हो, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, और उसके अगेंस्ट कोई कोलेटरल सिक्योरिटी ले रहे हो, तो पर्सनल नेचर का लोन देना और उसके अगेंस्ट कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देना आपका टर्म लोन कहलाता है। अगर वो पीरियड 3 साल तक का है तो वो शॉर्ट टर्म है, और अगर वो 3 साल से ज्यादा है, 5 साल या उससे ज्यादा है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म है। तो टर्म तो आप डिसाइड कर लो कि आपने लोन कितने दिन के लिए लिया है, पर बेसिक फ्लो समझो। आपके लोन का नेचर पर्सनल है, और आप उसके अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हो। पर्सनल लोन का मतलब जैसे होम लोन लिया, जैसे व्हीकल लोन लिया, कार लोन लिया, तो ये पर्सनल लोन में आएगा, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड कर सकता है। ठीक है, पर जो भी हम लोन लेते हैं तो कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती है। दूसरे टाइप के लोन होते हैं डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स कैसे लोन होते हैं, ये बैंक की तरफ से डिमांड किए जा सकते हैं कभी भी। आप आज लोन ले जाओ और एनी टाइम बैंक कैन डिमांड बैक देयर लोन, और जब भी वो डिमांड करेगा आपको वापस देने होंगे। बहुत कम लोग इस तरह के लोन लेते हैं, बट मार्केट में ये भी होते हैं। तो अमाउंट कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक एनी टाइम। बैंक इन डिमांड लोन को कभी भी रिकॉल कर सकता है। राइट। अब आती है बात कैश क्रेडिट की। ये जो कैश क्रेडिट होता है ये क्या होता है, यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी जाती है। पहली बात तो आप अगेन यहाँ पे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो बैंक के पास। जैसे मैंने एक एफडी रख दी बैंक के पास 10 लाख रुपए की, है ना, 10 लाख रुपए की एफडी मेरी है, मुझे मेरा राइट है उस पर। वो 10 लाख रुपए मैंने कहीं बैंक में जमा किए, उससे एक डॉक्यूमेंट लिया, उसको एफडी बोला, उस एफडी को जब मैं एज अ सिक्योरिटी बैंक को देके बोल रहा हूँ आप सॉरी सॉरी सो आप बैंक को कोलेटरल डिपॉजिट कर रहे हो आपकी एफडी 10 लाख रुपए की, और उनसे एक लिमिट ले रहे हो कि यार मैं 9 लाख रुपए तक एक लिमिट दे दो मुझे, मैं जब चाहूं तब पैसे निकालूं, जब चाहूं तब वापस जमा कर दूं, और जितना मेरे पैसे निकाले हैं उसका जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है उस पर मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। पर मैं इंटरेस्ट पूरे 10 लाख पे नहीं दूंगा, या 9 लाख पे नहीं दूंगा। जितना पैसा मैं विड्रॉ करता जाऊंगा उतना ही इंटरेस्ट दूंगा मैं। तो अगर मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं 3 महीनों के लिए, तो 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3 मंथ्स, ये मेरा पेमेंट होगा। राइट। सो ये एक तरह का कैश क्रेडिट कहलाता है कि आपने एक्चुअली में कैश उधार लेने की एक एबिलिटी ले रखी है। करंट एसेट जमा करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने कहा शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर और एफडी। ये सब क्या है, असेट है मेरी, शेयर्स है मेरे मार्केट में रिलायंस के, और उसके अगेंस्ट मेरा राइट है वो शेयर बेच के कभी पैसे ले सकता हूं, तो वो मैं शेयर्स की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को दे देता हूं। आई होप मेरी बात समझ में आई। एक मैक्स लिमिट सेट हो जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला कि 10 लाख रुपए की एफडी मैंने बैंक को दी, और 9 लाख रुपए मेरे मेरे लिए उन्होंने सैंक्शन कर दी लिमिट। सर 10 के बदले 9 क्यों सैंक्शन करी, अगर कल को मैंने गड़बड़ कर दी तो वो 1 लाख रुपए का मार्जिन उन्होंने रख रखा है कि इसके इंटरेस्ट के नाम पे ये पैसा भी हम ले लेंगे।
है ना। तो इस तरीके से बैंक अपने लिए सेफ्टी देखती है, इसीलिए तो उसको सिक्योरिटी बोला जाता है। और इंटरेस्ट जो है वो केवल उस अमाउंट पे अप्लाई होगा जो मैंने विड्रॉल किया है। तो पूरे 9 लाख की मेरी लिमिट है सिर्फ, ये 9 लाख मैंने अभी ले नहीं लिया। इस 9 लाख तक मैं कभी भी जाके बैंक से ले सकता हूँ, कभी 3 लाख लूँ, कभी 6 लाख लेता हूँ, वापस करता हूँ। तो मेरा केवल आउटस्टैंडिंग पीरियड पे इंटरेस्ट आता है। ओके, सो हमने 3 तरह के लैंडिंग लोन्स या एडवांसिंग लोन्स भी पढ़ लिए। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के 3 तरीके और अमाउंट लैंड करने के 3 तरीके। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए मेरे साथ फिर से रिवाइज करो। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के 3 तरीके कौन से हैं? सेविंग, करंट और टर्म डिपॉजिट। और लैंडिंग करने के 3 तरीके कौन से हैं? कैश क्रेडिट, टर्म डिपॉजिट, टर्म लोन्स, और तीसरा डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स थोड़ा सा अजीब है। अजीब कैसा है? अजीब है तो याद रहेगा, ऐसे सोचो। क्या अजीब है उसमें? बैंक कैन रिकॉल द अमाउंट एनी टाइम, किसी भी समय बैंक अपने पैसे वापस मांग सकते और आपको देने पड़ेंगे। तो थोड़ा अजीब बात है ना, कोई लोन लेने गया है तो यार उसको एक पीरियड तक के लिए लोन चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। प्राइमरी फंक्शंस हमने सारे पढ़ लिए हैं कमर्शियल बैंक के, दो होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स। सेकेंडरी फंक्शंस मल्टीपल है। सेकेंडरी का मतलब होता है सपोर्टिंग फंक्शंस। मतलब बैंक प्राइमरी फंक्शन तो परफॉर्म करने से डिसाइड हो गई वो इंस्टीट्यूशन की यार वो बैंक है, पर एज अ बैंक वो और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। और ये लिस्ट भी एग्जॉस्टिव नहीं है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, हम केवल कुछ मेजर पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जिसको मैंने ओडी फैसिलिटी लिख रखा है, इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कैश क्रेडिट और इसमें अंतर यही है कि ओडी फैसिलिटी में हो सकता है कि बैंक आपसे कोलेटरल भी ना ले, और ये बिजनेस मैन को दी जाती है। और ओडी फैसिलिटी का मतलब यह है कि आपके बैंक में जो पैसे मतलब आपके सेविंग्स में से पैसे नहीं निकल रहे, आपके सेविंग के लिमिट के बियॉन्ड जाके आपसे पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी लिमिट वाला सिस्टम है कि एक लिमिट आपको दे दी जाती है, सपोज 2 लाख की, 1 लाख की, और उस लिमिट के अंदर अंदर आप जितना भी पैसा चाहो विड्रॉ कर लो, और जितने दिन के लिए आपका विड्रॉल चला है उतने दिन का इंटरेस्ट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहां भी लिमिट सिस्टम है, ऐसे समझ लो। और इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। कैश क्रेडिट और इसमें एक छोटा मोटा अंतर ये समझ लो कि यहाँ पे जनरली सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, और कैश क्रेडिट कोई भी ले सकता है, जबकि ये ओडी फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को डिसाइड करके देती है, जनरली बिजनेसमैन को दी जाती है जिसपे उसका ट्रस्ट होता है। आगे चलते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल या बिल पेएबल। मैं तुम्हें ऐसे समझा दूं, एक एग्जांपल समझो। आज है सपोज 2 नवंबर, मैं तुम्हें एक चेक देता हूं, मुझे पेमेंट करना था, आपको पेमेंट रिसीव करना था, मैंने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, उस पर डेट लिख दी 1 दिसंबर। अब तुम्हें हाथ में दे दिया मैंने, तुम गए बैंक और बैंक में जाके वो चेक जमा किया, डिपॉजिट किया, तो क्या बैंक वाले आज तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे और मुझसे आज पैसे ले लेंगे? उस चेक से होगा क्या? मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या वो काम आज हो जाएगा? उस चेक पे डेट लिखी है 1 दिसंबर। आप बैंक गए, आपने बोला ये पैसे मुझे आज चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस पे तो 1 दिसंबर लिखा है, 1 दिसंबर को आपको पैसे मिलेंगे। आपने कहा मुझे तो पैसे आज ही चाहिए, कुछ हो सकता है क्या? तो बैंक एक फैसिलिटी देता है, उस फैसिलिटी का नाम है डिस्काउंटिंग। ये डिस्काउंटिंग क्यों कहलाता है, मैं अभी इसको थोड़ी सी देर में समझा देता हूँ। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि जो पैसे आपको बाद में मिलने थे उसको एडवांस में आपको दे दे। देखो आपका राइट है उस चेक पे, पैसे आपके हैं, 1 दिसंबर को आ जाएंगे, बैंक को भी ये कंफर्म है कि आपको 1 दिसंबर को पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक आपको कहेगा कि एक काम करो, 1 महीने पहले मैं आपको वो पैसे दे देता हूँ, मतलब आज ही मैं आपको पैसे देता हूँ। और ये जो मैंने एक तरह से उसने क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। ये वही तो हो गया कि उसके पास एक असेट चली गई आपकी और उसने आपको एडवांस दे दिया। क्या बैंक ऐसा कर लेगा? बिल्कुल कर सकता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग, और इसके लिए वो आपसे चार्जेस लेगा।
तो सपोज 1 लाख रुपए का वो चेक है, तो आपसे कहेगा कि यार 500 रुपए में चार्ज लूंगा, आप मुझसे आज 99,500 रुपीज ले जाओ। आपका काम तो हो गया, आपको पैसे 1 लाख चाहिए थे, 1 दिसंबर को मिल रहे थे, वो आप आज ही ले जाओ और 99,500 आप ले जाओ। 500 रुपये मेरा चार्ज है, और जब ये पैसे आएंगे तब मैं रख लूंगा 1 महीने बाद। आगे मेरी बात समझ। ये डिस्काउंटिंग वर्ड क्या है? एक्चुअली में कंपाउंडिंग का अपोजिट है। तुमने बचपन में कंपाउंडिंग पढ़ा है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है हम पैसे आज जमा करेंगे, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि वो कंपाउंड हो जाएगा अमाउंट। तो आपको फ्यूचर में कोई पैसा मिल रहा हो और उसकी वैल्यू आज निकालनी हो, है ना, प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड होके फ्यूचर वैल्यू बनती है, और फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट होके प्रेजेंट वैल्यू बनती है। आई होप मेरी बात समझ। तो अगेन, डिस्काउंटिंग क्या है? कंपाउंडिंग का अपोजिट। आज हम कोई प्रिंसिपल जमा करते हैं, है ना, प्रेजेंट वैल्यू और ये फ्यूचर वैल्यू समझ में नहीं आ रही हो तो मैं कह रहा हूं ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बनता है कंपाउंडिंग होके। और अगर मेरे पास अमाउंट हो कि भाई मुझे 1 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितने पैसे जमा करूं, इसके डिस्काउंटिंग करोगे तो आएगी प्रिंसिपल। तो इसका जस्ट रिवर्स कहलाता है डिस्काउंटिंग, क्योंकि यहां पे जो पैसे कस्टमर को, बैंक के कस्टमर को 1 महीने बाद मिलने वाले थे और बैंक ने उसको आज ही दे दिए, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल अमाउंट देगा वो आज। और इंटरेस्ट का ही डिफरेंस है दोनों में, आज की वैल्यू और 1 महीने बाद की वैल्यू में। और उसकी वैल्यू को आज लेके आना क्या कहलाता है? डिस्काउंटिंग कहलाता है। तो कस्टमर्स को के पास कई असेट होती है ऐसी, जैसे मैंने कहा चेक, अब वो पोस्ट डेटेड चेक है, उसको पैसे आज चाहिए, तो उस चेक के बदले में बैंक पैसे दे देता है। ये भी एक फंक्शन प्ले करता है। तो दो फंक्शंस हमने सेकेंडरी फंक्शंस में पढ़ लिए, पहला है ओडी फैसिलिटी और दूसरा डिस्काउंटिंग। कई सारे एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है बैंक। एजेंसी का मतलब होता है कि अपने कस्टमर के बिहाफ पे काम करना। तो बैंक यहां पे कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर रहा होता है, पेमेंट दे रहा होता है किसी को। एग्जाम्पल के लिए आपने कह दिया बैंक से कि यार मेरे ऊपर जब भी कोई बिल ड्यू होता है आप पे कर दिया करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू होता है आप पे कर दो, टेलीफोन बिल ड्यू होता है आप पे कर दो, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होता है आप पे कर दो। अगर कोई मुझे पैसे रिसीव करना है, जैसे मैंने कोई शेयर्स खरीदे, तो उनसे जब डिविडेंड आता है, जिन कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वहां से डिविडेंड आ रहा है तो वो आप रिसीव कर लो। ये सारे फंक्शंस जो है वो एजेंसी फंक्शंस कहलाते हैं। ये तो एक हो गए। इनको कह सकते हो आप कि ये ट्रांसफर से रिलेटेड थे। ट्रांसफर, कलेक्शन और पेमेंट, मतलब पैसा दे रहा हूं, पैसा ले रहा हूं एज अ बैंक मेरे कस्टमर के बिहाफ पे, तो मैं उसके एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हूं। तो पैसों का लेना देना ये यहां आ गया। इसके अलावा कस्टमर के बिहाफ पे मैं शेयर्स बेच सकता हूं, मतलब बैंक को हम ये पावर देते हैं कि मैं जब भी ऑर्डर दूं आप मेरे शेयर बेच देना। कस्टमर के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज बेच सकता हूं, जैसे कि सपोज किसी कस्टमर ने डॉलर्स में अर्न किया, और वो डॉलर्स से रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे कस्टमर जो एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, अब उनको मिलते हैं डॉलर्स, उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर बेचने पड़ेंगे। तो क्योंकि आपको डॉलर बेचने, अब वो आप नहीं कर सकते, बैंक को ही बीच में रखना पड़ता है। बैंक आपके एजेंट की तरह काम करता है, आपके भी आप पे डॉलर सेल कर देता है, राइट। इसके अलावा बैंक और क्या करता है कस्टमर्स के लिए? बैंक आपका ट्रस्टी बन सकता है। जैसे सपोज कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, अब उसे लगता है कि मे बी इन फ्यू टाइम, इन सम टाइम ही कैन डाई, वो मर सकता है, तो वो अपनी वसीयत लिखता है, राइट, विल। जब विल लिखी जाती है तो विल किसी ऐसे पर्सन को सौंपी जाती है जिस पे भरोसा हो, और उसके मरने के बाद उसके इंटेंशन के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी उसके जो यू कैन से डिसेंडेंट्स हैं उनमें बांट दी जाए, उसके जो प्रेडिसेसर्स हैं उसमें बांट दी जाए। तो बैंक पे लोग ये ट्रस्ट करते हैं और बैंक उनका ट्रस्टी की तरह बिहेव करता है। ट्रस्टी मतलब जिसपे ट्रस्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो बैंक कैन एक्ट एज ट्रस्टी, ठीक है।
इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी डोनेट करनी पड़ती है या बाद में देता है व्यक्ति मरने के बाद, उसके लिए उसको जो ट्रस्टी चाहिए होता है, वो रोल भी बैंक प्ले करते हैं। इसके अलावा एक होता है लेटर ऑफ रेफरेंस। ये लेटर ऑफ रेफरेंस देने के लिए भी काम आता है। कई बार क्या होता है, कोई एक मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ट्रेडर हूँ, ठीक है। अब मैंने कोई सामान खरीदना है फॉरेन से। अब फॉरेनर मेरी गुडविल फॉरेन में कुछ भी नहीं है, फॉरेनर मुझे पहले से पर्सनली जानता भी नहीं है, वो मुझ पर ट्रस्ट कैसे करे? ओके। तो एक लेटर ऑफ रेफरेंस मैं अपने बैंक से भिजवाऊंगा उसको कि ये मेरा कस्टमर है, ये रेगुलर है पेमेंट में, और इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये जो लेटर ऑफ रेफरेंस है वो इंडियन कस्टमर फॉरेनर के लिए भेज सकता है। इसको लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे। इसमें एक तरीके से और समझ लो, चलो। गवर्नमेंट का एक टेंडर निकला, ठीक है। गवर्नमेंट टेंडर निकाल रही है कि रोड बनाना है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने फॉर्म भर दिया कि मैं भी रोड बनवाऊंगा, और रोड बनाने के बाद मुझे जो पैसे चाहिए वो सपोज एक्स अमाउंट है, 10 करोड़ रुपए है, मैं रोड बना के दे देता हूँ। 10 करोड़ तो तब मिलेंगे जब रोड बन जाएगी। रोड बनाने के लिए जो खर्चे होंगे, राइट, रोड बनाने के लिए जो खर्चे होंगे, वो रोड बनाने के लिए खर्चे तो मुझे अपनी पॉकेट से शुरुआत में करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट मुझ पे कैसे ट्रस्ट करेगी कि मेरे पास वो सब पैसे हैं कि मैं रोड बना दूंगा? न मेरे को टेंडर दे देगी, टाइम भी निकल जाएगा और रोड भी नहीं बनेगी, तो गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाएगी ना, उसकी प्लानिंग में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि यार तुम एक काम करो, अपना सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट लेके आओ। सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट फंड है जिस काम को करने के लिए तुम कह रहे हो उसके लिए। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? बैंक के बैंक आगे आएगी और बैंक बोलेगी ये सर्टिफिकेट मैं दे सकती हूँ। तो बैंक हमारे लिए ये फंक्शन प्ले करेगी, या हम रिक्वेस्ट करेंगे बैंक से कि आप ये सर्टिफिकेट दे दो, या गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि मुझे बैंक से ही सर्टिफिकेट चाहिए। कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो बैंक उसमें एक रोल प्ले करती है कि वो कहती है इसके खाते में इतने पैसे जमा है, और कैसे क्यों कहेगी? आपसे एफडी करवा लेगी, पैसे आपसे एफडी करा के रख लेगी। फिर बोलेगी इसी का मेरे से लोन ले लो, पैसे ले जाओ, पर एफडी मेरे पास ही रहेगी। तो इस तरीके से एक सिस्टम बैठा के बैंक आपको एक लेटर ऑफ रेफरेंस लिख देगी कि मैं रेफर करती हूँ कि ये जो बंदा है ये सॉल्वेंट पर्सन है, और इससे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, इसके पास इतने पैसे हैं। इसकी एश्योरिटी बैंक से आ जाती है। और लेटर ऑफ क्रेडिट में बस इतना अंतर है कि ये स्पेसिफिक पेपर है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में काम आता है। जब भी हम कोई सामान इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बाहर वाले पर्सन को हम पे ट्रस्ट नहीं होता, और बाहर वाले पर्सन को हम पे ट्रस्ट नहीं होता, उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए हम अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट उसे भिजवाते हैं। क्रेडिट लेटर मतलब कि इस पर्सन के पास इतने पैसे हैं कि ये आपको पेमेंट कर देगा। और बैंक ऐसा तभी करती है जब आपसे पहले पैसे ले लेती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। बहुत ज्यादा इसको लोड नहीं लेना कि ये याद कैसे रहेगा। ये याद रह जाएगा, एक या दो बार सुनो, और अभी रटने की कोशिश मत करो, अभी सिर्फ टर्म्स पे समझो। कुछ कुछ चीजें दिमाग में स्टिक हो जाएंगी कि हाँ बैंक ये भी करती है, ये भी करती है, फिर उसे आप फ्लो में लिख सकते हो। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में एक होता है जैसे बैंक में हम लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जिसमें लोग अपने इंपॉर्टेंट पेपर ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। एक ट्रैवलर चेक होता है। ट्रैवलर चेक भी एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो बैंक से ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें अगर बाहर जाना है, सपोज दुबई जाना है या कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो एक पुराना सिस्टम था, अभी तो बहुत सारा कुछ यूपीआई से हैंडल होता है, पर फॉरेन में नहीं होता है। कुछ फॉरेन कंट्रीज है जिसमें हम यूपीआई वाली फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। एटीएम से हैंडल होता है, बिल्कुल एटीएम एक अच्छा तरीका हो गया। पर एटीएम के अलावा भी एक तरीका है जिसको बोलते हैं ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? एक तरह से जिस तरह का चेक होता है उसी तरह की पेमेंट सिस्टम होती है, बस जैसे एसबीआई की ब्रांच दुबई में भी है ना, तो वो आपको यहाँ से ट्रैवलर्स चेक इशू कर देंगे और आप वहां जाओ और वहां दुबई की ब्रांच से पैसे निकाल लो। तो अपनी जेब में लेके चेक चले जाओ और दुबई के ब्रांच से जाके पैसे निकाल लेना। तो इस तरीके से। और बाकी कुछ बैंक्स के टाइप्स भी होते हैं जिनकी खुद की ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो वहां की बैंक से टाइप्स होते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जो हेल्प करती है उन लोगों को जो ट्रैवल करते हैं।
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। लोकल फैसिलिटी, ये दोनों ही, ये समझ लो तुम, ट्रेड क्रेडिट, और ये इंपोर्ट से रिलेटेड है और ये फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड है। अंडर राइटिंग सिक्योरिटी, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और क्या करते हैं हमारे लिए बैंक्स? सपोज करो तुम एक कंपनी हो और तुम्हें शेयर इशू करना है। शेयर इशू करने का मतलब होता है कि आपको पैसा चाहिए पब्लिक से, तो आप पब्लिक को शेयर बांट रहे हो, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे रहे हो, उसको बोलते हैं शेयर बांटना। तो कोई कंपनी है, उसने अपने शेयर इशू किए पब्लिक में, पब्लिक ने उन शेयर्स को खरीदा और वो पैसे मिले और बिजनेस करना शुरू हो गए। पर तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान काम है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा डर होता है कंपनी को कि यार हम मार्केट में जाएंगे शेयर इशू करने, लोगों तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी कि हम शेयर इशू करने आए हैं, आप हमारे शेयर खरीद लो। उनको कन्विंस कौन करेगा? तो मार्केटिंग वाली बात। जहां पे भी ऐसी बात होती है वहां पे आता है बीच में ब्रोकर। ब्रोकर वो बंदा होता है, जैसे कि सपोज आपको घर बेचना था, तो ब्रोकर आता है ना बीच में, उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं बहुत सारे मार्केट में। तो आप ब्रोकर हायर करते हो, वो आपके घर के बारे में बहुत सारे लोगों को बताता है और उनसे आपकी डील कराता है। ऐसा ही शेयर बेचने के लिए होता है कि कंपनी शेयर बेचने के लिए चाहती है कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो। बैंक के पास तो कितने सारे कस्टमर्स होते हैं, लगभग हर व्यक्ति का बैंक में खाता है, अकाउंट है, पैसे डिपॉजिट है, उसको पता है किस व्यक्ति के कितने पैसे डिपॉजिट है, कौन सा कस्टमर कितना लॉयल है, कितना रेगुलर है, कितना सॉल्वेंट है। तो बैंक से अच्छा कौन हो सकता था? तो बैंक ये फंक्शन परफॉर्म करके देती है कि कंपनी को ये अश्योरेंस देती है, आपके शेयर्स में बिकवा दूंगी, मैं लोगों को मना लूंगी कि यहां इन्वेस्ट कर दो और इसके बदले में कमीशन लूंगी। तो इस रोल को एक तरह से तुम ब्रोकिंग कहोगे, ब्रोकर हुआ ना बैंक। पर यहां पे उसे स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्योंकि ये शेयर सिक्योरिटी के लिए मामला चल रहा है, इसलिए स्पेसिफिक नाम दिया है ताकि ये नाम से समझ में आ जाए कि मामला शेयर्स का था। और इसको बोला जाता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह जो कंपनी ने पैसे लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, उनके नाम आएंगे, शेयर्स, डिवेंचर एक्सेट्रा। तो एक तरह से ब्रोकिंग फंक्शन है बैंक का। कोई दिक्कत? कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा। जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं और आप 11th पढ़ के आए हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डेफिनेशन पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स की, एक सिंगुलर सेंस में होती है, एक प्लूरल सेंस में होती है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब टेक्निक, तो टेक्निक ऑफ एनालिसिस होता है, प्लस स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही डेटा होता है। तो डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, टेबल फॉर्म में, बार डायग्राम्स में, चार्ट में, ये स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और डेटा कलेक्ट करना, कुछ सोर्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बैंक है। बैंक कितना सारा डेटा कलेक्ट करता है, राइट? तो डेटा कलेक्शन भी एक रोल प्ले है जो बैंक करके देता है। गवर्नमेंट को चाहिए होता है डेटा, या जिसको भी चाहिए होता है, सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेटा चाहिए कि कितने लोग हैं जिनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं पर वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं। ये डेटा कौन कलेक्ट करके दे देगा? बैंक कलेक्ट करके दे देगा। सो दिस इज हाउ। ये सब सेकेंडरी फंक्शंस थे। एक बार शॉर्ट में फिर से पढ़ लेते हैं। ओडी फैसिलिटी देता है बैंक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, लिमिट वाला सिस्टम है जिसमें आप एक लिमिट तक पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, और जितना पैसा निकालोगे उसी पे ब्याज दोगे। एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, ये कंपाउंडिंग का अपोजिट होता है। आपके पास कोई असेट है जैसे चेक, और उस पर आपको पैसे बाद में मिलने वाले हैं पर आप उसको एडवांस में ले रहे हो, और वो चेक हैंड ओवर कर रहे हो बैंक को, उसके कुछ चार्जेस वगैरह वो लेगा, पर वो आपको जो पैसा आपको बाद में मिलने वाला है उसे आप पहले दिलवा देगा, मतलब अपने हाथ से दे देगा, अपने पास से दे देगा और बाद में वो रिसीव करता रहेगा। एजेंसी फंक्शंस क्या है? एजेंसी फंक्शंस में वो आपके एजेंट की तरह बिहेव करता है, आपके बिहाफ पे पैसे रिसीव करता है, आपके बिहाफ पे पैसे पे करता है। ये तो सबसे सिंपल बात हो गई। इसके अलावा आपके बिहाफ पे वो बाइंग सेलिंग करता है, जैसे आपके शेयर्स को सेल कर देगा, आपके बिहाफ पे शेयर्स बाय कर लेगा, आपके बिहाफ पे डॉलर्स सेल कर देगा, डॉलर्स बाय कर लेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज और शेयर्स का मामला जो है वो बैंक के थ्रू ही होता है। ट्रस्ट की तरह बिहेव कर सकता है। इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी बाद में मिलेगी लोगों को, उसके लिए ट्रस्टी बन के कौन बैठ जाएगा? बैंक। वो इंश्योर करेगा कि आप जो लिख के गए हो विल में
उन्हीं लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो और उसी तरीके से हो। लेटर ऑफ रेफरेंस मैंने कहा ये एक तरह से किसी की गारंटी लेने वाली बात है ना। तो जैसे वो टेंडर वाला एग्जांपल मैंने बैंक गवर्नमेंट का समझाया था, तो गवर्नमेंट के सामने आप ये गारंटी ले रहे हो अपने कस्टमर की कि ये सॉल्वेंट पर्सन है और ये रेगुलरली इसके पास पैसे होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसी गारंटी ले रहे हो। अगली बात है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में। जनरल यूटिलिटी मतलब और क्या यूटिलिटी है बैंक की, तो एक लॉकर फैसिलिटी दे देता है, ट्रैवलर चेक दे देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट और ट्रैवलर चेक में बस इतना अंतर है, लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट वाले समय पे काम आता है और वो एक तरह से लेटर ऑफ रेफरेंस है, वो गारंटी है जो फॉरेन में बैठे बंदे को आपके बिहाफ मतलब बैंक आपके बिहाफ पे दे रहा है। ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन या अंडरराइटिंग फैसिलिटी, ये क्या है कि जो कंपनियां शेयर्स मार्केट में इशू करती हैं या डिबेंचर्स इशू करती हैं और पैसा उठाने की कोशिश करती हैं, तो मार्केट में उन लोगों की मतलब कंपनीज की बात को लोगों तक पहुंचाना, उनको कन्विंस करना और उनको ये शेयर्स सब्सक्राइब करवाना, खरीद वो तुम अगर कभी पेरेंट्स से बात करना कि कितने बैंक से फ़ोन आते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, एक्चुअल में वो सब आप उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वालों को फैसिलिटी दे रहे होते हैं। ओके। एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट पे या गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग डेटा कलेक्ट करके भी देते हैं। तो ये सब बैंक्स के कुछ, ये कुछ ही हैं अभी, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हमने पढ़ लिए। सेकेंडरी फंक्शंस सपोर्टिव फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस प्ले करने वाली इंस्टीट्यूशन को बैंक कहा जाएगा क्या, जो सिर्फ सेकेंडरी फॉलो करती है और प्राइमरी नहीं? नहीं, फिर वो बैंक नहीं है, वो कुछ और हो सकती है। पहले कोई इंस्टीट्यूशन जब ये प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है तभी वो बैंक कहलाता है, और बैंक जो है वो ये सारे फंक्शंस भी कर सकती है। इस तरीके से हम इसको क्लोज करेंगे। दैट्स इट, ये था पहला लेक्चर बैंकिंग का। अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय।